नमस्ते साथियों, विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश खटकड़ और अपन लोग चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में आर्मी के अंदर जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। पहला जो अपना यूनिट था एटम एंड मॉलिक्यूल वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे वो बायो से संबंधित करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक अपन केमिस्ट्री का लेंगे, दूसरा बायो का लेंगे और उसके बाद में अपन फिजिक्स के जो भी टॉपिक हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आर्मी के अंदर हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बड़ा चैप्टर जरूर है लेकिन वहां से 2-3 प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो चलिएगा अपन लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। आज का जो अपना चैप्टर होगा वो बायो से संबंधित होगा। तीसरी क्लास है अपनी। पहली 2 क्लास केमिस्ट्री से संबंधित थी, परमाणु व अणु के बारे में अपन ने चर्चा की थी। इस क्लास में अपन जीव विज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे, जीव विज्ञान जिसे अपन लोग कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने से पहले अपने को कुछ बेसिक बायोलॉजी से संबंधित जो फैक्ट हैं उनके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में कई बार यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। तो बायोलॉजी क्या है, अगर अपन देखें कि जीव विज्ञान क्या है तो अपन इसकी परिभाषा कहेंगे कि विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है, और इस ब्रांच में अपन लोग सजीवों का यानी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान जो है इसकी 2 जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। पहली बात यह है कि ये प्रश्न तो आर्मी में पूछा गया है, रैंडम क्वेश्चन रहता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और बेसिक जब अपन बायोलॉजी का परिचय करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। उनमें से ही एक प्रश्न बना था कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु महोदय को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान रखनी है आपको कि शब्द बायोलॉजी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान या शब्द बायोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सन 1902 में 2 वैज्ञानिक हैं, जिनमें एक आपका लेमार्क और एक इनके साथी थे ट्रेविरनस। लेमार्क और दूसरे हैं ट्रेविरेनस। इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1902 में सर्वप्रथम किसने किया था। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले शब्द बायोलॉजी का प्रयोग किया था। उसके बाद में अगर अपन देखें तो अपना जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, इसे मोटे तौर पर 2 ब्रांच में विभाजित किया जाता है। जो बायोलॉजी है इसको मोटे तौर पर अपन देखें तो इसकी वैसे तो बायोलॉजी की अनेक ब्रांच हैं, लेकिन मोटे तौर पे इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को अपन कहते हैं प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र, या अपन इन्हें ही कह देते हैं जूलॉजी, प्राणी शास्त्र या जूलॉजी। और दूसरा जो मेन ब्रांच है वो है वनस्पति शास्त्र या बोटनी। वनस्पति शास्त्र को ही अपन कहते हैं बोटनी। तो जीव विज्ञान को मोटे तौर पर 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें एक है आपका जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। अब यहाँ पे अपने को प्रश्न पूछेगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो विज्ञान की इस शाखा को अपन प्राणी शास्त्र या जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और प्राणी शास्त्र या जूलॉजी हैं
इनके अगर जनक की बात की जाए तो प्राणी शास्त्र के जनक भी वही हैं जो जीव विज्ञान के जनक है। यानी यहीं पे अपने को ध्यान रखना है कि प्राणी शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है, जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को माना जाता है और प्राणी शास्त्र का जनक भी किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। यहाँ पर अगर देखें वनस्पति शास्त्र में, तो वनस्पति शास्त्र विज्ञान का वह शास्त्र है जिसमें अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, बोटनी कहलाता है। और बोटनी की अगर जनक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी स्थिति चेंज होती है। वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं वो माना जाता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक हैं इन्हें अपन वनस्पति शास्त्र का जनक मानते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोटनी यानी वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और प्राणी शास्त्र का जनक माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु को प्राणी शास्त्र का जनक इसलिए कहते हैं कि अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया यानी जंतुओं का इतिहास नामक पुस्तक में अरस्तु ने लगभग 500 जंतु जातियों का वर्णन किया था। इसलिए अपन इसे प्राणी शास्त्र का जनक मानते हैं। जबकि वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो अपन थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखा था, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो था वो आपके थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। और इस बुक में भी इस व्यक्ति ने लगभग 500 पादप जातियों का, लगभग 500 पादप जातियों का वर्णन किया था। इसलिए इसे अपन लोग वनस्पति शास्त्र का जनक बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन ने बेसिक जीव विज्ञान का परिचय पढ़ा है। जीव विज्ञान के परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जिनके बारे में अपन ने चर्चा की, दोबारा अपन एक बार देखते हैं कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है इस क्लास में। इस क्लास में अपन बायोलॉजी से संबंधित कुछ बातें हैं उनकी चर्चा कर रहे थे, बायोलॉजी का परिचय पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजी जिसे अपन लोग इंग्लिश में बोल देते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु नामक महान दार्शनिक को जीव विज्ञान का अपन जनक बोलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों लेमार्क और ट्रेविरनस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था, जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक तो जनक है, जनक तो अरस्तु हैं, और शब्द देने वाले जो महान वैज्ञानिक हैं वो 2 वैज्ञानिक हैं, एक लेमार्क और दूसरे ट्रेविरनस। उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया कि बायोलॉजी को मुख्य रूप से 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जिनमें एक है आपका प्राणी शास्त्र जंतु विज्ञान या जिसे ही अपन लोग बोल देते हैं जूलॉजी, और दूसरा जो शाखा है इसका उसको बोल देते हैं वनस्पति शास्त्र या बोटनी। अब प्राणी शास्त्र क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अपन उसे जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी के जनक भी वही हैं, ध्यान रहे, जो जीव विज्ञान के जनक हैं। परीक्षा में अपने को पूछेगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अपना उत्तर होगा अरस्तु। जबकि प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी के जनक भी किसको माना जाता है, अरस्तु को। अरस्तु को क्यों माना जाता है, इसका कारण यह है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया यानी जंतुओं का इतिहास नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था।
इस पुस्तक में इस व्यक्ति ने 500 जंतु जातियों का वर्णन किया था, तब जाकर इसे अपन जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। दूसरी बात करें कि दूसरा जो ब्रांच है वो है वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र को अपन कहते हैं बॉटनी, और बॉटनी के अंदर अपन पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और बॉटनी का जो जनक है वो आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को अपन वनस्पति शास्त्र का जनक इसलिए कहते हैं कि इस आदमी ने इस शाखा के रूप में महान कार्य किया था, और कार्य ये था कि एक बुक लिखा था, बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम यानी पादपों का इतिहास। और इस पुस्तक में भी इस बंदे ने 500 पादप जातियों का वर्णन किया था, तब जाकर हम लोग इसे वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं आर्मी लेवल के लिए वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि शब्द बायोलॉजी या जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सन 1902 में दो वैज्ञानिक, एक लेमार्क दूसरा ट्रेविरनस, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद में यहाँ पर जो दो ब्रांच हैं इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, तो जीव जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है, जंतु विज्ञान में किया जाता है, जैसे ही अपन लोग प्राणी शास्त्र कहते हैं। और प्राणी शास्त्र जो है उसका जनक भी वही वैज्ञानिक है जो जीव विज्ञान का जनक है, यानी प्राणी शास्त्र का जो जनक है वो भी दोस्तों अरस्तु है। बुक का नाम पूछ सकता है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा, अरस्तु ने लिखा था। दूसरी ब्रांच है वनस्पति शास्त्र जिसे आप लोग बॉटनी कहते हैं। बॉटनी का जनक जो है वो याद रहे, पूछा जा सकता है, बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस है, और इसके अंदर अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और थियोफ्रेस्टस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इस ग्रंथ में भी इन्होंने 500 पादप जातियों का वर्णन किया था। तो बेसिक अपन ने पढ़ा है, बायोलॉजी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी अपन ने यहाँ पे चर्चा की है। अब अपन बायोलॉजी के एक टॉपिक की चर्चा करेंगे जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसी प्रश्नों की प्रकृति रहती है, तमाम प्रकार की बातों की चर्चा अपन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। अपन आज की क्लास में जो टॉपिक ले रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है कि वहाँ से न केवल आर्मी में बल्कि विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि दैनिक जीवन से संबंधित टॉपिक है। और इसी टॉपिक में अपन लोग अध्ययन करेंगे कि जो मानव शरीर है उसके बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में और मानव पोषण के बारे में, यानी मानव स्वास्थ्य जो है और मानव पोषण है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी का ये पहला वीडियो है, वैसे ये तीसरा वीडियो रहेगा। अपना जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है मानव स्वास्थ्य व पोषण, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो किसी सब्जेक्ट का, उसके बारे में पता होना चाहिए कि अपन अमुक टॉपिक में किन किन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में अपन मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि मानव जो है उसका जो स्वास्थ्य है वो कैसे प्रभावित होता है और किस प्रकार से अपने को अपने आहार के अंदर कौन कौन से पदार्थ लेने चाहिए जिनसे अपना स्वास्थ्य बना रहे, वो चीज़ आ जाती है न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो मानव स्वास्थ्य अगर अपन पढ़ें तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए रोग या डिजीजेज क्या होते हैं। और वैसे आर्मी में हर बार मैंने जहाँ तक देखा है रोग का प्रश्न हर बार पूछा गया है, चाहे किसी प्रकार से पूछे, इजी प्रश्न भी बनता है और थोड़ा इसको टफ भी बनाया जा सकता है। मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वास्थ्य की, सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस टॉपिक को आपने अंत तक ढंग से देख लिया
तो रोग जो टॉपिक है उसका प्रश्न आपका जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मानव स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की, तो पहले अपन देखें कि स्वास्थ्य कहते किसे हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से अगर परिपक्व है, किसी प्रकार की अवधान या व्याधा नहीं है, तो उस कंडीशन को अपन हेल्थ या स्वास्थ्य कहते हैं। और अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति को अपन कहते हैं रोग या डिजीज। रोग का मतलब क्या है? रोग का मतलब है, अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो सीधे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना रोग कहलाता है। ये तो बेसिक अपनी सामान्य परिभाषा है, लेकिन रोगों से संबंधित जो परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, ऐसा यूएनओ का जो संगठन है उसको अपन कहते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों क्या कहता है कि मानव स्वास्थ्य के शारीरिक, मनुष्य स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पक्ष में, मनुष्य स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पक्ष में किसी भी प्रकार का अवरोध या बाधा उत्पन्न होता है, तो अवरोध या बाधा उत्पन्न होने की घटना को रोग कहते हैं। WHO की परिभाषा जो है, इसका क्वेश्चन भी बना है कि WHO के अनुसार रोग की परिभाषा है शारीरिक रूप से अवरोध उत्पन्न होना, मानसिक रूप से अवरोध उत्पन्न होना, सामाजिक रूप से अवरोध उत्पन्न होना या उपयुक्त सभी। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि मानव स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न होता है, तो उस घटना को अपन लोग रोग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अपन कुछ बातें WHO की करते हैं। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना महामारी के दौरान भी काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि समस्त विश्व की स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्त पाबंदियां हैं, जानकारियां हैं, वो उपलब्ध कराना इसका काम है। तो वहां पर कोरोना के समय ये काफी चर्चा में रही है। यह संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित अपने को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक प्रश्न पूछता है साहब कि WHO की स्थापना कब हुई। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये प्रश्न आपको जीके के अंदर भी पूछा जा सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को, ध्यान रहे, प्रत्येक 7 अप्रैल को अपन लोग हेल्थ डे मनाते हैं। प्रत्येक 7 अप्रैल को अपन लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस यानी हेल्थ दिवस मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अब ये स्वास्थ्य दिवस है, इसको याद कैसे करें? तो कोई भी आपका तरीका हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रश्न को लंबे समय तक याद करने के लिए किसी के ऊपर लेकर या किसी सन को किसी दूसरे की सन के साथ जोड़ के याद करते हैं अपन लोग। इसको याद कैसे करें स्वास्थ्य दिवस को? ध्यान देना, यानी अपन बात कर रहे हैं स्वास्थ्य दिवस की। स्वास्थ्य दिवस जो है ये शब्द स से चलता है और स से ही याद रखना सप्ताह चलता है। स से स्वास्थ्य और स से ही सप्ताह है।
अब सप्ताह में जितने दिन होते हैं, तो आप जानते हैं कि सप्ताह में जो दिन होते हैं उनकी संख्या होती है 7। अब 7 दिन होते हैं, उनमें से अपन तभी स्वस्थ रह पाएंगे जब कम से कम 4 दिन योग करेंगे। यानी सप्ताह में आपको कम से कम 4 दिन अगर अपन लोग योग करते हैं तो स्वस्थ रह पाएंगे। तो 7 में से कितने दिन योग करना है? 4 दिन। यहाँ पे जो डेट निकल कर आ रही है वो आ रही है 7/4। 4 का मतलब होता है अप्रैल। तो 7 अप्रैल को अपन स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इस तरह से अगर आप इसको दिमाग में बिठाते हैं तो आप लंबे समय तक इस दिवस को भूलेंगे नहीं। दोबारा देखिएगा, अपन ने देखा कि 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो स्वास्थ्य दिवस से ही अपन ने एक दिमाग में एक चीज बिठाया कि 6 से ही स्वास्थ्य और 6 से ही सप्ताह है। तो सप्ताह में जितने दिन होंगे, यानी सप्ताह में 7 दिन होंगे, और 7 में से कम अपने को 4 दिन योग करना होगा, तभी अपन स्वस्थ रह पाएंगे, वरना स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो 7/4 मतलब 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ ही ये डेट भी अपने याद हो जाएगा कि स्वास्थ्य दिवस के दिन यानी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो एक तो ये आपको डेट याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इस प्रश्न के साथ आप लोगों को कुछ और प्रश्न भी याद करने हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे देखा कि WHO जो है उसका मुख्यालय जिनेवा में है, तो आप याद कर सकते हैं कि HMT का मुख्यालय जिनेवा में है। HMT का मतलब अगर आप इसको याद करते हैं तो यूएनओ के 3 जो मुख्य संगठन हैं उनके मुख्यालय के बारे में अपने को जानकारी हो जाएगी। यहाँ पे मैं पहला लिख रहा हूँ WHO, दूसरा लिख रहा हूँ WMO और तीसरा लिख रहा हूँ WTO। बीच में जो अपना शब्द बन रहा है वो बन रहा है HMT। HMT का मतलब यहाँ पर WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, WMO का मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम संगठन, और WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। तो ये तो हो गया आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये हो गया विश्व मौसम संगठन, और WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन। तो एक प्रश्न से अपन 3 प्रश्न याद करेंगे यहाँ पर कि WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, और अपन 3 ऐसे मुख्य संगठन जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जिनमें एक आपका WHO है, दूसरा WMO है यानी विश्व मौसम संगठन हो गया, और तीसरा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो इस तरह से अपन लोग यहाँ पर जो रोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उनका बेसिक परिचय पढ़ रहे हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपन ने बेसिकली ये देखा कि रोग की परिभाषा क्या होती है, रोगों से संबंधित सबसे बड़ी विश्व की संस्थान कौन सी है, इस संस्थान की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और एक प्रश्न जो आपको करंट के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, यानी WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो WHO के वर्तमान प्रमुख इथोपिया के रहने वाले डॉक्टर, याद रहे, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसिस, ये इथोपिया के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे थे। इसलिए अगर करंट के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो ये प्रश्न पूछ सकता आपसे कि WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो WHO के वर्तमान प्रमुख हैं दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसिस। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई नवीनतम प्रश्न आपको पूछा जाता है तो रोग से संबंधित ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। अब अपन इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक परिचय था जहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं। अब इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार देते हैं, और विस्तार देने के बाद में कुछ ऐसे फैक्ट अपन पढ़ेंगे रोगों से संबंधित जिनके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब कौन कौन से वो फैक्ट हैं जिनके बारे में अपने को एग्जाम में क्वेश्चन करता है, उनकी अपन लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन लोग रोगों को विस्तार देंगे और रोगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए एक एक करके प्रत्येक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। जो सीधे प्रश्न इस टॉपिक से आप लोगों को पूछे जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो प्रश्न जहाँ तक मैंने देखा है, एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि मेडिकल जो साइंस है, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का जनक, कई बार सीधा प्रश्न कर लिया जाता है अपने से कि साहब चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी मेडिसिन का जनक किसे माना जाता है। आर्मी के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा आगे भी जाएगा, क्योंकि आर्मी की पेपर की एक विशेषता रहती है कि उसमें प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, प्रश्न बार बार घूमते हुए रहते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। याद रहे, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। ये रोग टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, इसलिए आपको इसको याद करना है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि कई बार अपने को पूछ लेते हैं सर्जरी, सर्जरी जिन्हें अपन लोग हिंदी में बोल देते हैं शल्य चिकित्सा। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा, जो चीर फाड़ की चिकित्सा है, उसका जनक किसे माना जाता है? तो सर्जरी संपूर्ण विश्व को भारत की देन है और भारत के एक महान व्यक्ति हुए थे जिनका नाम है सुश्रुत। सुश्रुत, इन्हें अपन लोग सर्जरी का जनक मानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रहे कि सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। तीसरा जो प्रश्न यहाँ से बनेगा वो बनेगा आधुनिक सर्जरी। आधुनिक सर्जरी जिसे अपन एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी। आधुनिक सर्जरी या एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक दोस्तों जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। जोसेफ लिस्टर वो वैज्ञानिक हैं जिन्हें अपन एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक मानते हैं। और एक प्रश्न और बनता है जनक से संबंधित इस टॉपिक में, वो है होम्योपैथी के जनक। होम्योपैथी के जनक, ये प्रश्न भी पूछने लायक है आर्मी में कि होम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है। तो होम्योपैथी है उस चिकित्सा के जो जनक हैं वो हैं सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन, इन वैज्ञानिक को अपन होम्योपैथी का जनक मानते हैं। तो ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं, ज़्यादा समझने वाली बात इसमें है नहीं, अपने को सीधे याद करने हैं। और परीक्षा में जरूर ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि मेडिकल साइंस या चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। सर्जरी, से सर्जरी और से ही याद रह जाएगा सुश्रुत। सर्जरी का जनक सुश्रुत को माना जाता है और सुश्रुत भारतीय दार्शनिक थे। आधुनिक सर्जरी यानी इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया सर्जरी में और उसको अपन लोग बोल देते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी। और इस एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं वो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है और होम्योपैथी के जो जनक हैं वो सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। ये जो चार फैक्ट थे ये आपको सीधे जनक वाले प्रश्न थे जिनके बारे में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब कुछ ट्रोमोलॉजी है इस टॉपिक की, वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। एक शब्द है पैथोलॉजी, क्योंकि आर्मी के अंदर एक लॉजी वाला प्रश्न पूछता है। तो जिनमें से पैथोलॉजी क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पैथोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रोग के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी कहलाता है। और रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें अपन पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन से ही यहाँ पे जो ब्रांच बना है वो बना है पैथोलॉजी। यानी रोग जो होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं और उन रोगों के लक्षण कौन से होते हैं, सिंबल कौन से होते हैं, अमुक प्रकार की जो विज्ञान की ब्रांच है दोस्तों
उसे अपन लोग पैथोलॉजी कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो आपको याद रखना है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इटियोलॉजी भी विज्ञान का एक ब्रांच है और इस ब्रांच में अपन रोग के कारणों का अध्ययन करते हैं, यानी अमुक जो रोग होता है वो किन कारणों से होता है, कौन कौन से कारण उस रोग के लिए उत्तरदायी रहे होंगे, इस प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है वो इटियोलॉजी नामक ब्रांच में किया जाता है। रोग के कारणों के लिए जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका इटियोलॉजी। तो ये दो टर्म्स हैं, ध्यान रहे, परीक्षा में पूछ सकता है कि पैथोलॉजी क्या है और इटियोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी में रोग व उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जबकि इटियोलॉजी के अंदर अपन रोग के कारणों का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जिनके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो रोग होते हैं वो फैलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्दावली है जो कोविड-19 के समय काफ़ी चर्चा में रही है, इसलिए एग्जामिनर अपने को यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, रोग फैलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रोग होते हैं वो फैलने के आधार का मतलब होता है क्षेत्र विशेष से संबंधित। रोग कितने क्षेत्र को कवर करते हैं, कितने क्षेत्र पे फैलते हैं, इस प्रकार का जो अध्ययन है वो अपन इस टॉपिक में यहाँ पर करेंगे। रोग फैलने के आधार पर दोस्तों 3 भागों में अपन बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, किस आधार पर बांटते हैं? तो रोग फैलने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक जो रोग होता है उसको अपन कहते हैं एंडेमिक रोग, एंडेमिक प्रकार का रोग। दूसरा जो रोग होता है उसको अपन कहते हैं एपिडेमिक, एपिडेमिक डिजीजेज। और तीसरा जो चर्चा में है शब्द वो है पेंडेमिक रोग, पेंडेमिक रोग। तो रोग फैलने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। अब ये जो शब्द हैं इनका मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है छोटे क्षेत्र में फैलने वाले रोग, ऐसे रोग जो क्षेत्र विशेष में फैलते हैं, यानी किसी छोटे क्षेत्र में जो रोग फैलते हैं उनको अपन कहते हैं एंडेमिक रोग। दूसरा प्रकार आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक जो रोग होते हैं ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलते हैं। ऐसे रोग जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलते हैं एपिडेमिक प्रकार के रोग कहलाते हैं। और पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसे रोग जो संपूर्ण विश्व में एक साथ फैलते हैं, जैसे कोविड-19 एक प्रकार का पेंडेमिक डिजीजेज है। तो ये शब्द चर्चा में है क्योंकि कोविड-19 के कारण बार बार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि कोविड-19 पेंडेमिक प्रकार का रोग है, ये रोग संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो दोबारा देखिएगा, यहाँ से प्रश्न इसलिए पूछ सकते हैं कि कोविड-19 के कारण ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में कि रोग फैलने के आधार पर कितने भागों में अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में बांट सकते हैं। एक को अपन कहेंगे एंडेमिक प्रकार के रोग, यानी छोटे क्षेत्र में जो रोग होते हैं उनको कहते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अगर एक साथ कोई रोग फैलता है तो उसको अपन कहते हैं एपिडेमिक प्रकार का रोग। और संपूर्ण विश्व में अगर कोई रोग फैलता है तो उस रोग को दोस्तों अपन कहते हैं पेंडेमिक प्रकार का रोग। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए, एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है, क्योंकि यहाँ से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अपन चलते हैं अपने वास्तविक जो टॉपिक है उस पर। ये बेसिक परिचय जो इस टॉपिक से पहले कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनकी मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ चर्चा की। अब अपना जो टॉपिक है वो है रोग, और हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, यानी पहले रोगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक करके प्रत्येक रोग को अपन पढ़ेंगे। तो अपना जो टॉपिक है उसका विस्तार ये है कि अगला पॉइंट अपना रहेगा वो रहेगा रोगों का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, रोगों का वर्गीकरण, जहाँ से भी कई बार एग्जाम में अपने को सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रोगों का वर्गीकरण का मतलब यह है कि रोगों को अपन दो भागों में बांटते हैं। जितने भी रोग हैं उनको अपन अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं। और दो भागों में जैसे एक तो अपन कह देते हैं कि ऐसे रोग जो जन्म के समय भी शिशु में उत्पन्न होते हैं उनको अपन कहते हैं जन्मजात रोग। और दूसरे वो रोग आते हैं जो जन्म के समय नहीं होते हैं बल्कि वातावरणीय कारकों के कारण किसी व्यक्ति के अंदर, किसी शिशु के अंदर अगर उत्पन्न होते हैं तो उन्हें अपन कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेज, या हिंदी में अपन कह सकते हैं अर्जित, और इसी के लिए एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग यानी ऐसे रोग जो वातावरण से अर्जित किए गए हैं उन्हें अपन कहते हैं अर्जित या उपार्जित रोग। अब जन्मजात रोग की बात करें तो जन्मजात रोग में सभी आनुवंशिक रोग आते हैं। जितने भी आनुवंशिक व वंशानुगत रोग होते हैं सारे के सारे जन्मजात रोग में आते हैं। इनके अगर उदाहरण देखें तो आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया, जिन्हें शाही रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया जो रोग है ये एक आनुवंशिक रोग है। इससे प्रभावित व्यक्ति में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त अविरल रूप से बहता है और अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग है, आनुवंशिक रोग है। इसके अलावा जो कलर विजन होता है जिसे अपन कहते हैं वर्णांधता, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता के अंदर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, उस रोग को अपन कहते हैं कलर विजन या वर्णांधता। जन्मजात रोग के अंदर तीसरा रोग देखें तो वो है सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया जो रोग होता है इसमें अपने ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती हैं वो हंसियाकार हो जाती है और ये भी एक आनुवंशिक रोग है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसके अलावा अगर अपन जन्मजात रोग में देखें तो जितने भी सिंड्रोम जनित रोग हैं, सिंड्रोम जनित रोग मतलब गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण जो रोग हम कहते हैं सिंड्रोम जनित रोग, जैसे पटाउ सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, अमुक प्रकार के जो नाम आप सुनते हैं ये सारे के सारे सिंड्रोम जनित रोग हैं और ये जेनेटिक रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। उसके बाद में अगर अपन देखें कि अर्जित या उपार्जित रोग क्या है, तो अर्जित रोग वे रोग होते हैं जो वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं और इन्हीं रोगों को फिर आगे चलकर अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक है संक्रामक रोग। संक्रामक को ही दरअसल अपन कह देते हैं संसरणीय, संक्रामक या संसरणीय रोग। और दूसरा जो आता है वो ठीक इसके विपरीत असंक्रामक रोग। संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वो कहलाते हैं संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग ठीक इसके विपरीत हो जाएंगे। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, कहने का मतलब यह है कि असंक्रामक जो रोग होते हैं ये व्यक्ति विशेष होते हैं। व्यक्ति विशेष का मतलब जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलते हैं। तो यहाँ से अपने को आर्मी में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रोग संक्रामक रोग है, कौन सा असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग की बात करें तो इनमें जीवाणुओं से होने वाले रोग, विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वायरस के कारण होने वाले रोग और फंजाई यानी कवक के कारण होने वाले मैक्सिमम जो रोग हैं, अधिकांश जो रोग हैं, ये संक्रामक प्रकार के रोग होते हैं, यानी व्यक्ति दर व्यक्ति फैलते हैं। असंक्रामक रोग में जैसा कि अपन ने कहा
कि असंक्रामक रोग व्यक्ति विशेष होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ये जो रोग होते हैं, अगर इनके उदाहरण देखें, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बना है, तो जितने भी हार्ट से संबंधित बीमारी हैं, हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, सारी की सारी व्यक्ति विशेष होती हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। इसके अलावा आप लोग जिसे बोलते हैं करक रोग, करक रोग का मतलब कैंसर, कैंसर भी एक असंक्रामक प्रकार का रोग है। कैंसर के अलावा अगर अपन देखें तो लोहे की जंग लगी वस्तु से की चोट लगने से एक रोग होता है टेटेनस। ये जो टेटेनस रोग होता है ये भी व्यक्ति विशेष होता है। इसके अलावा जितनी भी प्रकार के एलर्जी से रोग होते हैं वो भी व्यक्ति विशेष होते हैं। हार्मोन की कमी व अधिकता से, हार्मोन की कमी व अधिकता से जितने भी रोग होते हैं, जैसे आपका गोइटर रोग है, गलगंड रोग है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ नामक जो रोग होता है, या फिर जैसे अपन कहें कि साहब विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं, जैसे रिकेट्स रोग हो गया, स्कर्वी रोग हो गया, किलोसिस रोग हो गया, बर्निंग फूड सिंड्रोम रोग हो गया, तमाम प्रकार के जो रोग हैं विटामिन की कमी से होते हैं, वो सारे के सारे असंक्रामक रोग हैं। तो पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा रोग संक्रामक है या नहीं है। 3 रोग ऐसे देगा जो संक्रामक होंगे और 1 रोग ऐसा डाल देगा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो दोबारा देखिएगा, असंक्रामक में वो रोग आते हैं जो हार्ट से संबंधित होते हैं, जैसे पार्किंस रोग हो गया, बीपी से संबंधित कोई रोग हो गया, हार्ट से संबंधित यानी जितने भी रोग आते हैं वो सारे के सारे संक्रामक आते हैं। कैंसर कोशिकाओं के अनियमित विभाजन से होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी भी नहीं फैलेगा। टेटेनस जो रोग है ये लोहे की जंग लगी वस्तु की चोट लगने के कारण होता है और ये भी व्यक्ति विशेष रोग होता है। इसके अलावा एलर्जी जो है वो भी व्यक्ति विशेष है। हार्मोन की कमी से जो रोग होते हैं, विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं, सारे के सारे कैसे रोग होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। तो यहाँ पे अपने रोगों का वर्गीकरण पढ़ा। देखने को तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो बहुत मुश्किल में डाल देते हैं अपने को, क्योंकि रोग ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने एक बार समझ लिया, ढंग से समझ लिया, तो ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, और समझ में नहीं आया तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। और अपन लोग जो पढ़ेंगे इसको पूरी तरह से ट्रिकली पढ़ेंगे, पूर्णतया एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आसानी से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे उनको आप हल करते हुए चलेंगे। और इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। संक्रामक जितने भी रोग हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और चर्चा का ये जो सिलसिला है ये होगा नेक्स्ट क्लास में। दूसरी जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन संक्रामक रोग पढ़ेंगे, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे कि संक्रामक रोग जैसे कैसे फैलते हैं। तो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बाय एयर फैल सकते हैं, यानी हवा के माध्यम से, दूषित भोजन के माध्यम से फैल सकते हैं। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टच से फैल सकते हैं, संपर्क से फैल सकते हैं। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संपर्क से फैल सकते हैं, यानी लैंगिक संपर्क से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो आगे जो टॉपिक होगा वो पूरा का पूरा अपना संक्रामक रोग का होगा, और संक्रामक रोग में अपन विस्तार से इन सभी बातों की चर्चा करेंगे कि कौन सा जो रोग होता है ये दूषित जलीय भोजन से होता है, कौन सा घरेलू मक्खी से होता है, कौन सा सीसी मक्खी से होता है, कौन सा जो रोग है वो मच्छर के संक्रमण से होता है। तमाम प्रकार की जो बातें हैं, आर्मी के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी बातों को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज केवल इतना ही। थैंक यू।